7 बज गए, क्लास है तुम लोगों की, अभी तक तो ज्वाइनिंग ही नहीं कराई। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मीरा तुम क्लास में आती हो? मैम इंटरफ्रेंस। नहीं, दीपांशी हुआ दूसरे उससे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कहूँ कि ये तो आज फर्स्ट टाइम मैंने नाम देखा है, मीरा। अच्छा, दीपांशी की कई बहुत सारी आइडियाज है। यस मैम। ठीक है, तो यंग डबल से पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे इंटरफेरेंस में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुरेंद्र। अच्छा, वो नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, शिवम नहीं आ रहा है क्लास में। मैम आया है आज। शिवम कल आया था शिवम? गुड इवनिंग मैम। नहीं, शिवम कल नहीं आया। हमने प्रॉब्लम थी शिवम भाई के साथ। एक मैं याद रखती हूँ कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा, सबको सबका नोट करती हूँ। बाकी की दिल्ली वाले कहाँ रह गए आज? 2 मिनट और वेट करो, 7:05 पे शुरू कर देंगे। मैम जो लास्ट वाला टॉपिक था ना, एक बार वो दोबारा बता दो। लास्ट वाला कौन सा टॉपिक? मैम एक सेकंड में बताती हूँ। कल तो जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने न्यूटन्स की थ्योरी देखी थी, फिर उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल देखा था। दोनों ने क्या क्या बताया था वो देखा था कि हाइजेंस ने बोला था कि वेव लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी, और न्यूटन्स ने बोला था कि नहीं, पार्टिकल की तरह बिहेव यस करेगी। मैम। हाँ, कॉर्पस्कल्स थ्योरी है हाइजेंस ना। वाला मैम, हाँ प्रिंसिपल वाला थोड़ा हाँ, तो हाइजेंस प्रिंसिपल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स वाले में। रिफ्रैक्शन, यस मैम। वो तो एक प्रूफ था ना, उसमें रिफ्लेक्शन साइन स्नेल्स लॉ प्रूफ करता है वो अपनी थ्योरी से। ओके। अपनी थ्योरी से स्नेल्स लॉ को प्रूव करता है कि भाई क्या, जैसे कि न्यूटन ने भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया था, तो ऐसे हाइजेंस कहता है कि हाँ मैं भी अपनी थ्योरी से स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकता हूँ। वो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
मैंने स्निप इसलिए लगा दी थी कि अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना, अदरवाइज जेई के लिए नहीं है। जेई के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स में भी पढ़ा है, बताओ जरा। वेव्स में, अच्छा वेव्स क्या होती हैं कल ही पढ़ा है। व्हाट इज वेव? वेव इक्वेशन क्या होती है? देखिए आज का टॉपिक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं तुम्हारे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। उसके बाद जाएंगे, उससे पहले ही मैं सुपरपोजिशन बता दूंगी। लास्ट टॉपिक है जो इन सब, इस टॉपिक के लिए जो अब तक पढ़ते आए हैं, इस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट YDSC। स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, क्या हो गया? इंट्रोडक्शन टू इंटरफेरेंस। तो देखो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पहले पढ़ो क्या कह रहा है। of the phenomena of one wave interfering with another wave, ठीक है, resulting redistribution of energy in space, ठीक है, this is called interference of wave। तो मतलब अगर एक पॉइंट की मैं बात करूं, देखो अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात करते हैं, अभी तक जो सिंपल वेव में पढ़ाया तुमने, वेव्स वाले चैप्टर में वेव की बात करो। अभी सिंपल अगर ये पॉइंट की बात करूं, मैं कह रही हूँ ये कोई पॉइंट है, यहां से कोई एक वेव आ रही है, ठीक है, यहां से कोई एक वेव आ रही है, ये पॉइंट P है। अच्छा, इस पॉइंट P पे जब ये दोनों वेव क्या करेंगी, सेम टाइम पर पहुंचेंगी दोनों वेव, या दोनों वेव रीच करेंगी पॉइंट P पे, तो पॉइंट P क्या है, ये पॉइंट P है, यहाँ कोई एक पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इस स्पेस के मौजूद पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल जो पॉइंट P पे बात कर रही है, इस पार्टिकल P के साथ क्या होगा जब ये दोनों वेव्स एक साथ पहुंचेंगी। मान लो मैं कह रही हूँ ये हमारी वेव है एक और ये दूसरी वेव, बताओ अगर मान लेते हैं इस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैं बोल रही हूँ 3 है, और इस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैं बोल रही हूँ 5 है, ठीक है। और दोनों जब यहाँ पे आ रही है ना, दोनों सेम फेस में आ रही है। सुनो, सेम फेस का मतलब तो पता है, सेम फेस का मतलब क्या है बच्चों, मैं अगर वेव्स की टर्म्स में बात करूं, अभी दोनों का क्रस्ट क्रस्ट मीट हो रहा है। वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। क्रस्ट क्या, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला क्रस्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये ट्रफ होगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट P पे मैं बोल रही हूँ कि पहली वेव आई और दूसरी वेव आई, दोनों सेम फेस में आई अगर पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे दोनों सेम फेस में आई या कैसे भी आई, तो दोनों क्या होंगी यहाँ पॉइंट P पे सुपर इम्पोज होंगी। बताओ, सुपर इम्पोजिशन होगा वेव्स का। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. सुपर इम्पोजिशन होगा। मैं फर्स्ट वेव की इक्वेशन लिखती हूँ। वेव इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a sin kx, राइट, a sin kx। तो मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड a1 है, sin k x1। इसका मान लेते हैं y1 y2, वेव इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है a2 sin ओमेगा, अच्छा फेज डिफरेंस के साथ लिखते हैं, kx1 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस kx2। वेव इक्वेशन लिखी है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, सिंपल वेव इक्वेशन लिखी है। पॉइंट P पे दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी। जो अब पॉइंट P का जो बच्चों नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 के। क्यों अगर मैम? देखो वेव इक्वेशन, वेव है ना वेव, तो y क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ वेव इक्वेशन की। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि a क्या है वेव का। एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं एक वेव को कंसिडर करते हैं अभी, सिर्फ एक वेव, उसके बाद दोनों पे जाएंगे, ठीक है। ये वेव आ रही है जो कि x डायरेक्शन में आगे चल रही है। जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं,
एक्स इस डायरेक्शन में वाई, मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन, अच्छा वाई में, वाई ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में। तो वेव एक्स में गई, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो वाई में कर रहे हैं। वाई में। मैं मान लो इस पॉइंट के पार्टिकल की बात अगर करना चाहूं, तो मैं इस पॉइंट के पार्टिकल, ये वाई क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये वाई क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, व्हाट इज वाई इस इक्वेशन में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब ये इक्वेशन के एक्स ओमेगा टी क्या बता रही है कि तुम किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो और कितने समय पे देखना चाहते हो, है ना। जैसे के एक्स यानी एक्स अगर मैं 1 लिख दूं, तो यानी तुम्हारी जो वेव है वो एक्स डिस्टेंस पहुंच चुकी है। मान लो एक्स डिस्टेंस कितने तक हो रहा है, यहां तक हो गया, जो वेव है वो एक्स डिस्टेंस चल चुकी है, और अब समय कितना हो रहा है, टी समय पे। इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ हो। तो y मुझे क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम एंड एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेव, कि भाई वेव का इतना डिस्टेंस है, ये समय है, अब मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन देखनी है, बता दो कहाँ है। तो ये इस इक्वेशन का मतलब है। अब मैं कह रही हूँ इस पार्टिकल, जो ये पॉइंट पी मैं कंसिडर कर रही हूँ, इस पॉइंट पी पे अगर एक वेव आती, सुनो, अगर सिर्फ एक वेव आती तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाता, A1, है ना। यस मैम। अगर एक वेव आती तो ये पार्टिकल पॉइंट पी पे ए से ऊपर जाता और ए से नीचे, ऐसे ही अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता, ठीक है। अगर अब 2 वेव आ रही है, एक का एम्पलीट्यूड A1 है और एक का एम्पलीट्यूड A2 है, तो अब इस पार्टिकल का ध्यान से सुनना, अब इस पार्टिकल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के नेट पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड पे नहीं, इन दोनों के नेट वेक्टर सम पे, है ना, इन दोनों के नेट वेक्टर पे ऐड करेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस भी है। देखो साइन के आगे वाले जो पूरी टर्म है ये क्या है, दिस इज फेज, सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं है। अब वेव्स फेज के साथ आ रही हैं, तो हमें नहीं पता पॉइंट पी पे वेव्स जब सुपर इम्पोज होंगी तो इनके बीच में क्या फेज डिफरेंस रहेगा, वी डोंट नो, है ना, हमें नहीं मालूम क्या फेज डिफरेंस रहेगा। अगर सेम फेज पे है तो क्या बोल रहे हैं, अगर सिंपल सा मतलब क्या है सेम फेज पे होने का, कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल गई, सिर्फ वेव की बात करें, क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल गई, एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। और अगर मैं बोलूं आउट ऑफ फेज है, दोनों वेव्स पॉइंट पी पे आउट ऑफ फेज है, इसका मतलब क्या है, एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ आ रहा है, एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ, तो इसका मतलब वो क्या देगा मुझे, मिनिमम एम्पलीट्यूड। भाई मैक्सिमम देखो क्या हो सकता है, सपोज करो मैंने इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3 बताया था और दूसरी वाली वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बताया था बच्चों, 5। अच्छा, सेम फेस में आएंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, 5 + 3, सपोज करो 8, है ना, सपोज करो 8। अगर मैं मिनिमम बोलूं तो कितना जा सकता है, 2 5 - 3 2। तो अभी भी वो पार्टिकल मूव करेगा, पर कितने से कर पाएगा, अब 2 से कर पाएगा, सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, है ना। पहले जब मैक्सिमम होता तो 8 पे मूव करता। तो ये डिपेंड करेगा हमारे किस पे, फेस पे, कि पार्टिकल का फेस। अभी तो मैंने बोला कि सेम फेस मतलब बिल्कुल 0 डिग्री फेस है, आउट ऑफ फेस बोला 180, मतलब इन दोनों के बीच में भी कहीं लाई कर सकता है ना, बोलो कहीं तो लाई कर सकता है इन दोनों के बीच में भी। यस मैम। ठीक है, अब एक बार इसकी, अब देखो मैंने जो इक्वेशंस ली हैं वहां पर देखो क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम लिया है, ओमेगा इज सेम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी मैंने कैसी ली है, अभी सेम। वेव की फ्रीक्वेंसी मैंने सेम ली है। अब बस अभी तुम इतना देखो, बस अब वेव तुम्हें समझ में आ गया कि सुपर इम्पोजिशन होगा, सुपर इम्पोजिशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है वो इन दोनों के एडिशन पे पता चलेगा, बाई नेट पे। अब वो हम आगे देखते हैं कि वो उससे इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, सब चीजें भी आगे देखते हैं, धीरे धीरे सीखो। हाँ चलो मैं एक्स्ट्रा पेज ले आई हूँ, बाई नेट निकालते हैं, ध्यान से देखो, बाई नेट निकालते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली सीखते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो हमारा एक के पास था A1 साइन
kx1 प्लस ओमेगा टी, दूसरे के पास था a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2, मतलब मैं सेम टाइम पे ही देख रही हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, तो इन दोनों का क्या बनेगा, नेट बनेगा, है ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड किस पे कर रहा है, फेज पे। तो फेज डिफरेंस ही देख लेते हैं कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो देखो ये भी एक फेज है, फाई 1 बोल दो, ये दूसरा फेज है दूसरी वेव का, फाई 2 बोल दो, माइनस कर दो दोनों को, ऐसे ओमेगा टी प्लस kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस kx2, कितना आया। KX1 minus KX2. ठीक है, kx1 माइनस kx2, ये मेरी फाई की वैल्यू। k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, x1 माइनस x2, ये क्या है तुम्हारा फेज डिफरेंस। अब देखो फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 और x2 क्या है, डेल एक्स, Distance. 2 पाई बाय लैम्बडा Distance. डेल एक्स लिख सकती हूँ। डेल एक्स क्या है बच्चों, पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस, यानी एक वेव है जो जो x1 डिस्टेंस तक चल चुकी है, जो दूसरी वेव है वो x2 डिस्टेंस तक चल चुकी है, यानी दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर पहुंच चुकी हैं। यानी जब मैं उस पार्टिकल की पोजीशन देख रही हूँ तो पहली वेव किसी और पोजीशन पे है, दूसरी वेव किसी और पोजीशन पे है ना। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि उस पार्टिकल का मेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो पाथ डिफरेंस पे, है ना। तो पाथ डिफरेंस पे चीजें मैटर करेंगी, और किस पाथ डिफरेंस अगर अलग होगा तो उनका फेज डिफरेंस भी होगा कुछ ना कुछ। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो कि हमारे वेव के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम एक बार फिर से बता दीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या बताया। देखो मैंने अभी इंटरफेरेंस बताया ही नहीं है, मैं अभी तुम्हें वेव रिवाइज करा रही हूँ जो क्लास 11th में पढ़ के आए हो। मैम यहाँ पे के क्या है? के इज वेव नंबर ना। ओके मैम। देखो सुनो, मैंने अभी तुम्हें नया नहीं पढ़ाया, मैं तुम्हें क्लास 11th की वेव पढ़ा रही हूँ कि वेव क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होता है। तो वो समझाया है कि एक वेव की इक्वेशन a साइन के एक्स ओमेगा टी है, तो उसमें सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं ये बताया। उस पर्टिकुलर वेव के लिए, जैसे मान लो इस स्पेस में वेव ट्रेवल कर रही है, इस स्पेस में वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब मूव, इन सब की एक मूवमेंट होगी। ये जो भी इस स्पेस के पार्टिकल हैं ये सब मूव करेंगे इन वाई डायरेक्शन। तो इनके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना वो किस तरीके से आती है, एक वेव की तो सब बता देंगे, अगर मेरे पास दो वेव हैं तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, नेट निकल के आएगा। तो पहले मैंने तुम्हें ये वाई नेट सिखाया है कि वाई नेट कैसे निकलेगा। तो तुमने देखा कि जो वाई नेट डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ पाथ पाथ डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है, तो अभी क्या पता चला कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दो चीज पे डिपेंड कर रही है, पहली फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पे। इतना क्लियर है। ठीक है यस मैम। ठीक है। अब देखो अब मैं बात करती हूँ एम्पलीट्यूड की। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या लिखा है वाई नेट पे, a1 साइन के एक्स वन ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स प्लस ओमेगा 2, ये इक्वेशन तुम्हारी बन डाल दो। ये है हमारे पास। अब रिजल्टेंट निकालो भाई ए आर, जो अब पार्टिकल का जो पॉइंट पी कंसिडर किया था उस पार्टिकल पी का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तुम्हें ये तो पता चल गया कि दोनों वेव्स के बीच में
फेज डिफरेंस है कितने का, फाई का। कितने का फेज डिफरेंस है, फाई का। 5 इतना हमें पता चल गया कि दोनों वेव्स के बीच में फाई इज द फेज डिफरेंस। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, जिसमें ए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए आर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैम cos थीटा लगा के। हाँ कॉस फाई निकालते हैं ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 और ये क्या है, cos दोनों के cos बीच का, फाई। हाँ इन दोनों के बीच का फाई। फाई क्या था, a1 और a2 जो है इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, और वो फाई हम निकाल चुके हैं, 2 है ना, पाई अपॉन में लैम्डा। लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ से ए आर निकल के आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर आर। अब देखो वही मैंने बोला, अगर मैक्सिमम चाहिए, ए मैक्स चाहिए, तो cos फाई शुड बी इक्वल टू 1 और 0। Yes, ma'am, 0. Ma'am, phi should be 0 and cos phi should be 0. ठीक है ना, तो इस तरीके, बस अभी इतना इतना तुम लोगों को समझ में आया ये क्या है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर ओमेगा को चेंज क्यों नहीं किया, ओमेगा को, इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस, ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस भी है। अब एक बार अब इसको समझो इंटरफेरेंस पे, कि इंटरफेरेंस क्या होगा। देखो अभी तो ये एक सोर्स से मेरी लाइट रेज निकल गई है, अब दूसरे से भी आ गई, तो अब क्या मिलेगा, देखो हमें एक पैटर्न मिलने लग जाएगा। देखो कहीं पे मैक्स, कहीं पे तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और कहीं पे तुम्हें शेडो दिख रही है, कहीं पे तुम्हें लाइट दिख रही है, तो इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस बोला है। अब इंटरफेरेंस क्या है, दिस इज द पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क एरियाज। अभी इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ही है, समझो जो ये सुपरपोजिशन अभी वेव्स का हुआ है, इसी यही एक तरीके का इंटरफेरेंस है। बट इंटरफेरेंस हमें हर कंडीशन में नहीं मिलेगा। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, इंटरफेरेंस कब मिल पाएगा, इंटरफेरेंस की कंडीशन है जो सोर्स है ना, जैसे अभी तुमने वेव्स ली हैं, जो ये सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज कैसे होने चाहिए, इन सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी पे होने चाहिए, या मैं बोलूं इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन है, बट हर सुपरपोजिशन में हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलता। इंटरफेरेंस क्या है, पैटर्न ऑफ, डेफिनेशन देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन मत होना, लोग पढ़ो क्या लिख रहा है। इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इंटरफेरेंस कब दिखेगा, जब एक पोर्शन तो शेडो, एक पोर्शन लाइट वाला, फिर एक पोर्शन शेडो वाला और एक पोर्शन लाइट वाला, ये कब मिलेगा, किस सुपरपोजिशन पे मिलेगा इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस क्या लिख रहा है, इट इज द एडिशन ऑफ वेव्स, या सुपरपोजिशन प्रोसेस ही इंटरफेरेंस है, पर हर सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस नहीं दिखता। बताओ अभी तुम्हारे घर में लाइट जल रही है, बहुत सारी वेव्स निकल रही है, क्या तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे घर में कहीं पे शेडो, कहीं पे लाइट, कहीं पे शेडो, कहीं पे लाइट? नो मैम। नो मैम। तो ये चीज समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ, कि इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन, बट हर सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? ओके मैम। ओके मैम अब उसकी कंडीशन में बताऊंगी कि कब मिलेगा। पहले ये बताओ कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ऑफ Superposition of light. हाँ वो तो ठीक है कि लाइट का सुपरपोजिशन है, बट हर सुपरपोजिशन तो इंटरफेरेंस नहीं है ना। व्हाट इज इंटरफेरेंस? Redistribution of energy. हाँ कि हमें कैसे, नहीं उसमें हमें क्या मिलेगा, कुछ लाइट एरियाज मिलेंगे, मतलब कहीं कहीं लाइट होगी, कहीं शेडो होगी, फिर कहीं लाइट होगी, कहीं शेडो। ये देखो ना स्क्रीन, the phenomenon of one wave देखो ये यहाँ तो with another. लाइट है, ये शेडो है, ये लाइट है, ये शेडो है, ये लाइट है, ये शेडो है। अब तुम्हारे घर में बल्ब जल रहा है, राइट? तुम्हारे घर में बल्ब जल रहा है, Yes, क्या ma'am. तुम्हें ये पैटर्न दिख रहा है तुम्हारे रूम में? No मैम। नहीं दिख रहा ना, बट सुपरपोजिशन हो रहा है भाई, बल्ब है, बल्ब से वेव निकल रही है ना, बट पर इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा, बट सुपरपोजिशन तो हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं।
तो इंटरफेरेंस कब मिलेगा? तो इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन है। इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है? कि जो भी वेव्स सुपर इम्पोज करें, जब भी वेव सुपर इम्पोज करे, वो वेव्स कैसी होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम। सेम को फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब तुम्हें ये पैटर्न दिखने को मिल सकता है। और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, मैं ये नहीं कह रही सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस हो बट वो कांस्टेंट रहे। समझ रहे हो? कांस्टेंट और सेम में डिफरेंस है। मान लो मेरे पास एक वेव है ए और दूसरी मेरे पास वेव है बी। अब मैं बोल रही हूं ए की जो इक्वेशन है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है, के एक्स वन प्लस ओमेगा टी। दूसरी मैं बोल रही हूं ए टू साइन के एक्स टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो दोनों में ओमेगा सेम है, पहली कंडीशन, ओमेगा शुड बी सेम, ठीक है। दूसरा देखो दोनों में फेज डिफरेंस है कितने का? दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस बताओ कितने का है? फाइव का ना। दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो फाइव का है। इसका क्या मतलब है? चलो के एक्स ले लो और के एक्स प्लस फाइव। तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? बेशक फेज डिफरेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस ना हो। फेज डिफरेंस होगा तब भी इंटरफेरेंस मिलेगा, बट फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ऑलवेज कांस्टेंट। ये नहीं है हाँ कि पहले 10 डिग्री है, थोड़े दूर पहुंचते पहुंचते 20 डिग्री हो गया, थोड़े दूर पहुंचते पहुंचते दोनों वेव, मानो दोनों वेव साथ में चल रही है, इनिशियली दोनों के बीच में 10 डिग्री का फेज डिफरेंस है। वो 2 सेंटीमीटर पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस 10 से 12 हो गया तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन। यस मैम। तो इंटरफेरेंस ये फेज डिफरेंस। अच्छा सर, हाँ फाई इज अ फेज डिफरेंस, यहाँ पर Phase फाई इज difference अ है। फेज डिफरेंस है ना, फेज ओके डिफरेंस। मैम। तो मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस हो ही ना या जीरो हो, फेज डिफरेंस हो तो भी चलेगा पर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमें हमारे जो घर के बल्ब्स हैं इनमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिख रहा जबकि सुपर इम्पोजिशन तो हो रहा है? क्योंकि जो ये वाली लाइट्स हैं इनका फेज डिफरेंस तुम्हें पता है कितने से चेंज हो रहा होगा? 10⁸ पर सेकंड पे, मतलब है ना, इतनी जल्दी जल्दी जो है इनका फेज मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, हर सेकंड में इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फटाफट से। तो ये हमें दिख ही नहीं पाता, इनका फेज डिफरेंस हर बार चेंज हो रहा है, तो वी विल नॉट एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई? यस मैम। इंटरफेरेंस समझ में आ गई। अब देखो मैंने अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं कह रही हूँ फेज डिफरेंस भी सेम है, चलो मतलब फेज डिफरेंस मेंटेन करके चल रही है वेव्स, पर ओमेगा अलग है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ओमेगा अलग होगा, इसका मतलब मैम वेवलेंथ अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब है? तो इंटरफेरेंस नहीं आएगी। देखो अभी एक काम करो, इसी इक्वेशन को फेज डिफरेंस के साथ भी निकाल लेते हैं। देखो फाई को मैं अगर यहाँ लिखती हूँ, रफली समझा रही हूँ, ठीक है, दूसरे पेज पे रफली करते हैं। अगर ओमेगा डिफरेंट हो तो क्या होगा? देखो ये बाई कितना था? ए साइन A1 साइन के एक्स वन प्लस ओमेगा 1t लेते हैं, और ये A2 साइन के एक्स टू प्लस ओमेगा 2t। अब इन दोनों का बाई नेट निकालो यानी फेज। तो फाई देखो पहले तो कितना था हमारा? के कॉमन x1 माइनस x2। अब देखो जरा t कॉमन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो अब क्या है? फेज डिफरेंस पोजीशन के साथ साथ और किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे भी, है ना। देखो पहले तो सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी थी? इस पे, पाथ पे। अब किस पे डिपेंडेंसी और आ गई है? टाइम के साथ। टाइम पे।
इसका क्या मतलब है, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पे फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक ही पोजीशन पे, समझ रहे हो कि जैसे वो मैंने पॉइंट पी लिया था ना, अब इस पॉइंट पी पे क्या होगा, टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा। पहले तो सिर्फ पोजीशन पे था कि मतलब इस पॉइंट पी का अलग होगा, इस पॉइंट क्यू का अलग होगा, इस पॉइंट आर का अलग होगा, है ना। जैसे मैं अगर वेव बनाऊं और ये 3 पार्टिकल ले लूं, तो पहले तो इन 3 पार्टिकल्स के अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है। अब क्या होगा, पॉइंट पी पर ही, हाँ मैम हम टाइम को तो कांस्टेंट ले रहे हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे वो वेरी करेगा ना। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है ना टाइम के साथ। हाँ, तो क्या कह रही हूँ, पॉइंट पी पर टाइम के साथ क्या वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, यानी फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसी पॉइंट पे तुम्हें कभी ब्राइटनेस दिखने को मिल सकती है, कभी क्या देखने को मिल सकती है, शेडो, कभी ब्राइटनेस कभी शेडो। मतलब एक ही पॉइंट पर फेज डिफरेंस बार बार चेंज हो रहा है। पहले तो हर पोजीशन का अलग था, अभी एक पॉइंट का भी फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसीलिए क्या लेके चलते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट। हमारे सिलेबस में फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट मतलब सेम लेना है, अलग अलग नहीं लेना, वरना एक ही पॉइंट पे तुम्हें शेडो, जैसे अभी ये डायग्राम देखो, अभी तुम्हें एक पॉइंट पे जहां पे शेडो दिख रही है वहां पे शेडो दिखेगी, जहां पर लाइट है वहां पे लाइट दिखेगी, है ना, बार बार चेंज नहीं होगा। पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो जहां पर लाइट है ना वहां पर कभी लाइट कभी शेडो, कभी लाइट कभी शेडो, क्योंकि एक उस पर्टिकुलर पॉइंट का भी फेस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए ओमेगा शुड बी सेम। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ओमेगा सेम लेके चलना है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज ना देखना पड़े। तो दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। अब बताओ तुम लोग क्या समझे इंटरफेरेंस से। मैम जो आपने सेकंड ओमेगा है वो सेम होना चाहिए, और जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या किसी ने पूछा क्वेश्चन, बोलो। मैम जो आपने जो अभी स्क्रीन इससे पहले जो समझाया था, जिसमें आप वेरी फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, वेरी कर रही थी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें तो वेरी कर रही है, तो फिर इंटरफेरेंस शो नहीं होएगा ना, आई थिंक। तो सुनो, बिल्कुल ठीक बोला। हो सकता है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट फेज डिफरेंस मेंटेन करा के चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या पता हमें इंटरफेरेंस दिखने को मिल जाए, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सब कुछ है, इंटरफेरेंस मिल सकता है, बट वो इंटरफेरेंस हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी लाइट कभी डार्कनेस, कभी लाइट कभी डार्कनेस दिख रही है, तो हमें लाइट ही दिखेगी। उसका हम एवरेज लेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगी। इसीलिए क्या ले रहे हैं, हमें वो दिखेगा नहीं, पैटर्न हो सकता है बन रहा हो बट वी कैन नॉट सी इट, तो इसलिए लेके चलेंगे कि ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। ओके मैम, ओके। सेम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों होगा, ओमेगा और ओमेगा 2 को क्यों सेम लेके चलना है, ठीक है। अब कंडीशंस, अब देखो कंडीशन कि भाई जहां पर मैम कहीं तो शेडो बन रही है, कहीं पे इंटरफेरेंस, कहीं पे लाइट है, तो उसकी क्या कंडीशंस है, उनकी क्या कंडीशन है, तो क्या कंडीशन है बताओ, क्या हो सकता है। हिंदी में तो मैंने बता दिया, क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, बट मैथमेटिकली तो सॉल्व करना पड़ेगा उनको। तो मैथमेटिकली क्या होगा बताओ, कॉस फाई के साथ कुछ देखो, ये रहा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कॉस फाई इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो कॉस फाई इक्वल्स टू, सॉरी, कॉस फाई इक्वल्स टू 1, और फाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। हाँ, फाई क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड सॉरी नहीं, 2 पाई 360। भाई 0 डिग्री पे कॉस क्या होगा, 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 360। मैम 2 पाई पे तो -1 हो जाएगा ना। 0 पाई बाय 2 पाई, ये 270 डिग्री, फिर ये क्या होगा 360। अगर मैं पाई के फॉर्म में लिखूं तो 0
2 3 पाई पाई बाय 2। 3 कैसे, 3 तो यहाँ आएगा ना। अरे 270 डिग्री को बोला मैंने। अच्छा, तो 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, 360 डिग्री के इंटीग्रल्स। अब जहां पर पाई है वहां तो क्या है भाई, वहां तो हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई ये होगा। तो कॉस फाई 1 किस किस पे है, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, यानी इवन इंटीग्रल्स है ना पाई के। यस मैम। नहीं यस गए, मैम, चले गए। यस मैम, 2n पाई इंटीग्रल। मैथमेटिक्स से प्योरली। कोई बात नहीं, बने रहो, अभी लास्ट में एकदम बढ़िया क्लियर करके समझ के ही जाओगे एकदम, 2 मिनट हो गए। मैम cos फाई को 1 क्यों लेके चल रहे? क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं ना, कि मैक्सिमम कब मिल सकता है। या इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का क्या मतलब है, कौन सा रीजन, शेडो वाला कि लाइट वाला। लाइट वाला। लाइट वाला। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब cos फाई 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये यहाँ पे देख लो, ये मैंने ए आर लिखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स, 2 वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा है। तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस। मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम मुझे कब मिल सकता है, जब ये कॉस फाई कितना हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब कॉस फाई 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसका मतलब फाई यानी फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई लिख सकती हूँ। वेयर n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बताओ। Yes, ma'am. ये तो अभी तक तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं जो तुमने नहीं पढ़ा, ये तो सब पढ़ चुके हो, पर फिर भी देख लो। मैंने वेव्स ऐसी चुनी है जिनके ओमेगा सेम है, ठीक है, और फेज डिफरेंस मेंटेन करके चल रही है। तो अभी बात करते हैं कि फेज डिफरेंस मेंटेन करके चल रही है, पर कितना, मतलब कौन से फेज डिफरेंस को मेंटेन करने से क्या मिलेगा, वो लाइट, और कौन से फेज डिफरेंस से मिलेगा शेडो, तो वो देखेंगे। तो मैक्सिमम कितने पे मिला, जब फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, 2n पाई। तो 2n पाई कितना है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना। मिनिमम कितने पे मिलेगा बच्चों, ए मिनिमम, हम जब फाइव मैम Cos cos फाई 0 होगा, और फाई इंटीग्रल पाई बाय 2। -1। हाँ तो कॉस फाई जब तुम्हारा होगा 0 होगा, -1 नहीं, 0 करो, कॉस फाई जब cos हमारा फाई बाय 2। माइनस, कॉस फाई हमारा -1 हो जाएगा, है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, वो बताया था पाई ना, बाय 2। पाई, 3 पाई, 5 पाई, जो पाई वाली वैल्यूज है, तो इनका ऑड इंटीजर। तो ऑड कैसे बन सकता है, 2 केसेस हैं, या तो मैं 2n-1 लिख दूं, या 2n 2n + 1 पाई, दोनों यूज कर सकते हो। पर n की वैल्यू बताओ, इस वाले में कितनी, कहाँ से शुरू होगी, 1 से 1 3 5। n वाले में अगर 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, -1 पाई। तो इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 1, 2, 3। यहाँ पर n की वैल्यू कितने से स्टार्ट कर सकते हो, 0 से। 0 से। ठीक है, ये कितना देगा, पाई दे देगा। तो ये है तुम्हारे फेज डिफरेंस, कि अगर मैक्सिमा चाहिए तो फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, और अगर मिनिमा चाहिए तो फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस निकालो जरा, चलो। ये तो फेज डिफरेंस, अभी मैंने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन निकलवाया है, वहां से निकालो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। निकालो पाथ डिफरेंस।
2 पाई बाय लैम्डा से निकालो इंटू डेल एक्स। करते हैं पाथ डिफरेंस, कितना होना चाहिए, कितना था 5 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो पहले मैक्सिमा निकालो, मैक्सिमा के लिए पाई कितना है मैक्सिमा के लिए 2n पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। डेल एक्स कितना आ गया n लैम्डा। तो यानी अगर वेव्स के बीच में कितना डिफरेंस हो n लैम्डा का, ये n की वैल्यू वेयर इज इक्वल टू 1 2 3 है ना। तो कैसे इंटरफेयर करेंगी वो मैक्सिमम। मैम जीरो भी हो सकती है ना? है मैम जीरो भी हो रख सकती देंगे तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, है। ओके जीरो मैम। भी रख। अब आओ मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई। तो ये मेरे पास 2n माइनस 1 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये डेल एक्स। देखो इस इक्वेशन में पुट करी है वैल्यू बस, और कुछ नहीं किया। तो ये 2n माइनस 1 लैम्डा लैम्डा बाय 2। n कहाँ से शुरू होगा 0 से। मैम यहाँ तो 1 से होगा ना? n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 पाई, अगर 0 रखते हैं तो वो माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 1 राइट 1 से राइट। ये अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, इनको अगर इंटरफेरेंस की टर्म्स में बोले तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो तरीके के हैं, जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अभी मैं लाइट और शेडो बोल रही थी, तो इनका जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव क्या है, जब कैसे मिलेंगी वेव्स, कौन से फेज डिफरेंस और भी मिलेंगी 2n पाई है ना, तब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है ब्लैक आ रहा है ना, शेडो रीजन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड पे वेव्स मिल रही है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। मैम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, तभी तो शेडो रीजन मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी इंटेंसिटी पे भी आऊंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमा और ब्राइट लाइट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस बता चुकी हूँ। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, यहाँ क्या होगा, मिनिमा और शेडो जोन। ठीक है, मैम डिस्ट्रक्टिव वाला एक बार दोबारा बताना। डिस्ट्रक्टिव वाले में वो मिनिमम वन। मैम डायग्राम। क्या बताऊं, डायग्राम, यस मैम। डायग्राम तो बनाया ही नहीं। मैम वो जो अभी आपने डिस्प्ले किया था ना, अच्छा ये मैम इस वाली स्लाइड पे आपने जो 2n+1 लिख रखा है वो किस लिए लिखा था? 2n+1 डिस्ट्रक्टिव के लिए है ना, बट मैम 2n-1 था ना वो तो। दोनों लिख सकते हो। तो मैम फिर Okay. कंस्ट्रक्टिव वाला अलग है? कंस्ट्रक्टिव का ये है ना मैक्सिमम, देखो ये ओके ए मैक्स जो लिखा है दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिव, अभी मैं इनका अभी तुम्हें वो भी करा दूंगी, रुक जाओ, जब एक टेबल बनवा दूंगी वहां पे देख लेना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये तुम्हारी कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस लिख दी है, पहले तो इंटरफेरेंस की बता दी, अब इन दोनों की अलग अलग कंडीशंस ये हैं। ओके मैम। ऐसे ही सिमिलरली फेज डिफरेंस में भी ये
पाथ डिफरेंस में भी है, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव, मिनिमा डिस्ट्रक्टिव। तो तुम याद कैसे रखोगे, बस वो cos फाई से, अगर मैक्सिमा है तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो कितने कितने पे हो सकती है वो, और एक ये सबसे मेन इक्वेशन ये है, बस ये इक्वेशन याद रख लो और cos फाई की वैल्यू सब याद रह जाएगा, बाकी तो थोड़ी। ये जो इक्वेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाई इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा डेल एक्स। अब ये भी बता दिया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब लाइट वाला एरिया, डिस्ट्रक्टिव मतलब शेडो वाला एरिया। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की, कि इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस बताओ जरा। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस बताओ। जल्दी बताओ। मैम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू होती है और इंटेंसिटी जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो या क्वालिटी ज़्यादा हो। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितना ज्यादा ब्राइट है या कितना ज्यादा शेडो जोन है ना। इंटेंसिटी का मतलब है एकदम अगर मैं बोलूं ये ज्यादा चमक रहा है तो उसकी मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, एकदम कम ग्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है ना। एम्पलीट्यूड तो अलग ही चीज है, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि किसी चीज का, मैक्सिमम हाँ। तो अब इंटेंसिटी देखो जरा, इंटेंसिटी को इंटरफेरेंस के टर्म्स में कैसे देखेंगे, एक बार इससे अब एक बार यहाँ पे देख लो क्या लिख रहा है। टू सेट अप स्टेबल एंड क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न, टू कंडीशन शुड बी मीट, बता चुकी हूँ। दे शुड बी, हाँ, देयर शुड बी, मस्ट बी कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सेम वेवलेंथ है ना, जिसमें हमने के बी कांस्टेंट लिया था। तो ये क्या है कि वेवलेंथ शुड बी सेम, और दूसरा क्या है कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब है, क्या है, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और जीरो, है ना। तो उसमें हमने लिया था ना कि 2n पाई है, जहां पे अगर n की वैल्यू 0 ले लोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। कांस्टेंट 0। 0 भी है, और क्या होना चाहिए, 0 रहेगा तो बढ़िया ही है, हो जाएगा। यस मैम। अगर 0 नहीं है, अगर फेज डिफरेंस है तो भी चलेगा, बट इट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये कंडीशन है। इनकोहेरेंट क्या होगा, लाइट वेव इमिट हो रही है बट जिसमें फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट नहीं होगी और 0 नहीं होगा। हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, फेज डिफरेंस चेंजिंग, जैसे हमारे बल्ब है जो घरों में लगे हुए हैं। अच्छा, यस। हाईली मोनोक्रोमेटिक वेव का कोई एग्जांपल दोगे, हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव, लाइट, कोहेरेंट लाइट, सबने बचपन में यूज करी होगी डेफिनेटली। लेजर लाइट। हाँ लेजर लाइट, है ना, सब खेलोगे ना पहले। मुझे तो याद भी है कि मेले Yes, वगैरह में जाते थे ना बचपन में, तो एक गोल्डन कलर की छोटी सी आती थी, मेरे को जहां तक मैम याद ग्रीन है। कलर की लाइट होती है। हाँ हमारे टाइम में रेड की होती थी, और एक गोल्डन कलर का कुछ उसका कवर सा रहता था, और उसमें जब ऐसे करते थे ना तो अलग अलग कलर के उसमें वो डालते थे। पहले अब ये वाली कुछ गोटी टाइप आती थी, वो डाल देते थे ना, तो वो उसी कलर उसी शेप की वो बना देता था लेजर से। तो ऐसा ऐसा पहले तो आता था, आपका पता नहीं आता है कि नहीं। तो लेजर लाइट क्या आता है है, मैम। आते हैं। हाँ तो हम तो भी बहुत खेलते थे बचपन में। तो क्या था, लाइट मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, जैसे कि लेजर में होती है। तो लेजर लाइट से बहुत बढ़िया पैटर्न दिखने को मिलेगा जब जो बीटेक करोगे, ठीक है। जब बीटेक करोगे तो फर्स्ट ईयर में तो जरूर होगी एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें तुम्हें लेजर लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, हमने तो बहुत करे हैं। तो पर्टिकुलरली पूरा एक इंटरफेरेंस आता है स्क्रीन पे। अब स्क्रीन क्या लेते थे, जो अपनी किताबों का जो सफेद कागज होता है ना वो, तो सफेद कागज लगा देते थे और ये हमारा लेजर लाइट से लगाते थे। तो उसमें क्या कैलकुलेट करते थे, अभी जब आगे पढ़ोगे फ्रिंज विथ वगैरह, तो वो खुद कैलकुलेट करते थे कि भाई सही भी है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मजा आता है करने में। अभी तो किताबों में पढ़ रहे हो, है ना। अब आ जाओ इंटेंसिटी पे, कि इंटेंसिटी क्या होती है। अच्छा पहले इस सवाल का जवाब दे दो, फिर इंटेंसिटी पढ़ेंगे।
मैम ए ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड, तो सवाल तो पढ़ लो क्या कह रहा है। बच्चे कम है क्या क्लास में? मैम फर्स्ट एंड फोर्थ। लेकिन कल मुझे तुम्हारी क्लास में आना है। सोचो क्या कह रहा है कि इंटरफेरेंस किस किस के लिए मिलेगा, किस किस कंडीशन में मिलेगा। मैम ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना तो चाहिए। थर्ड तो गलती हो गई, तो थर्ड एलिमिनेट कर दो। यस बस यस मैम। लो, बी ऑप्शन हो गया। यस मैम फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। डी ऑप्शन। मैम सेकंड क्यों नहीं होगा? सेकंड में भी तो फर्स्ट एंड Third. फोर्थ है ना। थर्ड ऑप्शन वो आ रखा है ना 3। थ्री में वो आ रहा है ना थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड के साथ नहीं बन पाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर पहला और दूसरा हो तो बनेगा ऑप्शन में, अगर फर्स्ट और सेकंड आ जाए? नहीं नहीं मैम नहीं बनेगा, नो क्यों? मैम। क्योंकि मैम मैम 2 क्योंकि है ना। इसमें 2 आ रखा है ना ओमेगा के साथ। ओमेगा क्या होता है? फेज डिफरेंस नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा फ्रीक्वेंसी। के बराबर कितना होता है? 2 पाई। क्यों? फ्रीक्वेंसी तो दोनों में ओमेगा ओमेगा है ना। ओमेगा इज 2 पाई एफ। फेज डिफरेंस, इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। और इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 ओमेगा टी। मैम ये होगा फिर। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट। सेम सेम। 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 फेज डिफरेंस निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करते हैं, ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी। ओमेगा 2 टी। ओमेगा टी। कॉमन ले लो बाहर, क्या टी कॉमन ले लेते हैं। यस ओमेगा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस ओमेगा टी। तो अभी भी कितना आ गया हमारा? तो यानी फेज डिफरेंस टाइम के साथ अभी भी क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है, जबकि मैंने क्या चेंज बोला हो था, रहा है। टाइम के साथ हमें चेंज नहीं नहीं लेना, करना। नहीं करना, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। किस टाइम के साथ आ रहा है, तो देखो मैंने तुम्हें सिखा मैम दिया थर्ड ना। वाले का भी रीजन यही होगा। थर्ड का तो ओमेगा 1 है, उसमें तो फ्रीक्वेंसी अलग है ना, तो ये तो होएगा ही नहीं। कंफ्यूजन होनी चाहिए थी तुम्हें, मैं फर्स्ट और सेकंड का क्या रहेगा। ठीक है भाई। यस। इसमें टाइम के साथ चेंज होगा तो पैटर्न इंटरफेरेंस नहीं आएगा, दैट्स व्हाई ए और सेकंड वन भी, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होंगे। थ्योरी मैं सब करा चुकी हूँ, और क्लियरिटी व्यू से चाहिए तो देख लेना। इसमें सीडी लेकर कराया है, बहुत दिमाग खाया है, ये मत करना ये। अब इंटेंसिटी पे बात करते हैं ना, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए? अभी मैंने बोला है कि हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, है ना। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि लाइट रीजन, है ना। लाइट रीजन किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। भाई एम्पलीट्यूड तो है ही मैक्सिमम, वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। बट अब इंटेंसिटी का मैक्सिमा कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो इंटेंसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेशन पहले ही आ गया, भी यहाँ पे बताओ डेरिवेशन। अब आ जाते हैं अपनी इंटेंसिटी पे कि इंटेंसिटी क्या है। तो अभी जैसे तुमने देखा, इंटेंसिटी किसके बराबर आई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा के कुछ कांस्टेंट लिख देती हूँ, कुछ भी मान लो ए स्क्वायर, तो ये के ए स्क्वायर हो।
अब इंटेंसिटी, अगर ए रिजल्टेंट क्या लिखा था, ए रिजल्टेंट क्या लिखा था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब एक बार इंटेंसिटी बताना कैसे लिखोगे इसके टर्म में, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। बोलो, लिख सकती हूँ मैं इंटेंसिटी को ऐसे? यस मैम। भाई ए स्क्वायर किसके बराबर था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब मुझे इंटेंसिटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे इसके टर्म्स में, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2 cos फाई। मैम ये आई आर का स्क्वायर तो नहीं होगा, आई आर होगा ना सिंपल कहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में। यस मैम, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई स्क्वायर नहीं होगा इज ना, वो डायरेक्टली आई आर प्रोपोर्शनल होगा। टू, ये तो I मैं ये A- हमने A रुक square। जाओ, ये हमने लगाया क्या है, ये स्क्वायर है ना। आई स्क्वायर आर, तो आई ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू आई के बराबर है ना, ए इक्वल्स टू रूट आई। तो ये तो रूट आई हो गया और A1 स्क्वायर की जगह आई लिख दिया, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई के बराबर। ठीक है, आई आई के बराबर होगा। तो ये हमारा इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी बताओ मैक्सिमम और मिनिमम में कैसे आएगी इंटेंसिटी, कॉस फाई और कॉस मिनिमा में, cos फाई शुड बी इक्वल्स टू 1। तो इंटेंसिटी किसके बराबर आ गई, मैक्सिमम। कितना हो गया, I1 I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 I2। तो ये किसके बराबर हो गया, मैं लिख सकती हूँ इसको रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कब है, जब IR मैक्स है। IR मिनिमा बताओ क्या लिखूंगी, cos फाई रूट I1 माइनस रूट I2 का होगा -1। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, देखो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है, तो ये कितना आया, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लोगे इंटेंसिटी का, ये एक फॉर्मूला लगाओ। क्या, इसके बाद आपने यहाँ कॉमन क्या करा है, मैंने ये इक्वेशन है ना जो ये IR निकाला है, I1 प्लस I2, हाँ इसमें cos फाई को 1 रख दिया बस। मैम, उसके बाद ये नीचे जो अंडर रूट I1 प्लस ये I2 तो का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ओके मैम, ओके। ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे ही A स्क्वायर R के लिए भी कर सकते। अब ये क्या है, IR मैक्स क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, IR मिनिमम क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ऐसे ही एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम, A मैक्स कितना आएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A मिनिमम कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलो जल्दी फटाफट, जमा इतना, यस मैम, डन। सभी बताएंगे जितने भी बच्चे हैं इतना क्योंकि अगर ये समझ में आ गया बाय डीएससी हो जाएगा तुम्हारा आराम से। तो मैं अभी 2 मिनट रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना, आगे नहीं बढ़ते हैं वरना तुम चुप कर दोगे। क्या क्या पढ़ा, पहले देखा कि सुपर इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस इज अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी
और वो पैटर्न कैसा है, एक लाइट एक शेडो, एक लाइट और एक शेडो, मतलब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, उसे कहा गया है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कैसे होगा, जब 2-3 लाइट एक साथ सुपर इम्पोज करेंगी। तो सुपर इम्पोज तो सभी वेव्स करती हैं, पर सभी के साथ हमें इंटरफेरेंस नहीं दिखता। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आ गई कि इंटरफेरेंस तभी दिखेगा जब हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। तो वो कुछ कंडीशंस क्या थी, बताओ पहली, जल्दी। मैम फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये हमारी कंडीशंस थी। उन कंडीशंस के बिहाफ पे मैंने रिजल्टेंट निकाला कि मान लो 2 वेव्स हैं, दोनों वेव्स को ऐसे लेके चली जिनमें ओमेगा सेम था। उनके हिसाब से मैंने रिजल्टेंट निकाला कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आ सकता है। तो बाय वेक्टर ये हुआ, क्योंकि हमने फेज डिफरेंस निकाला दोनों के बीच में, तो दोनों का फेज डिफरेंस है, ये आया था जो, ये रहा, ये रहा फेज डिफरेंस आया है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2। तो दिस इज द फेज डिफरेंस कि भाई ठीक है हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। इस फेज डिफरेंस के हिसाब से हमें पता है, हम निकाल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि मिनिमम। वेक्टर से हमें फेज डिफरेंस अगर पता है तो मैं बता सकती हूँ कितना रिजल्टेंट मिलने वाला है। तो मुझे मैक्सिमा चाहिए था, फाई क्या होना चाहिए 1, तो ये कंडीशन आ गई। मिनिमम के लिए फाई कितना होना चाहिए था -1, ये कंडीशन आ गई। इसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस ये होगा तो मैक्सिमा मिलेगा, ये होगा तो मिनिमा मिलेगा, ये काम किया। एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद निकाली इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर स्क्वायर, मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी तक बस ये चीज पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा और। हाँ बताइए। मैम आपने कल जो हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ाया था, एक बार उससे भी बता दीजिए। हाइजेंस प्रिंसिपल जो पढ़ाया था ना, उसमें सिर्फ क्या पढ़ाया है और तुम्हें क्या पढ़ना है, उसमें एक तो ये चीज पढ़नी है कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिससे कि वेव फ्रंट, वेवलेट क्या है, उस एनर्जी का स्प्रेड होना बंडल्स में, है ना, वो एनर्जी जो स्प्रेड हो रही है वो वेवलेट है। फिर दूसरा वेव फ्रंट, अब वेव की स्पीड क्या थी कि वेव फ्रंट कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है। मान लो पहले वेव फ्रंट r रेडियस में बन रहा है, r1 रेडियस में, अब जो वेव फ्रंट शिफ्ट हो गया वो r2 में हो गया। तो वेव फ्रंट का शिफ्ट होना जिस स्पीड से हो रहा है वही वेव स्पीड है। ठीक है, फिर उसने बताया कि जो दूसरी वेव फ्रंट बनेगी वो इसलिए बनेगी क्योंकि उस वेव फ्रंट के पॉइंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम कर रहे हैं। फिर उसने बोला कि हम उसका वेव फ्रंट का शेप बता सकते हैं कि किस शेप का होगा। तो वो मैंने तुम्हें बताया ही था कि उस डिस्टेंस का पहले वो खींचो रेडियस, फिर आर्क बनाओ और टेंजेंट बना के ड्रॉ कर दो। ये तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से है जो मैम आज। हाँ बस, अब आज मैम के कोई लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शंस, उसके क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल से आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी वाले जो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। अब आज वाले देख लो इंटरफेरेंस से कैसे आएंगे। है अभी हमारे पास टाइम, 2-10 मिनट रुक जाओ। वेव ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ा है आज, बताते जाओ फटाफट फटाफट, मैं टिक करती जाऊंगी, पढ़ते जाओ बताते जाओ। मैम सेकंड, मतलब फर्स्ट का बी।
सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट का बी होगा। टू डिफरेंट लैम्प्स हैं बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। मैम लैंप से कैसे, लैंप से तो आपने कहा था हो ही नहीं सकता ना। कि मोनोक्रोमेटिक लैंप लैंप हो सकते हैं ना, मोनोक्रोमेटिक लैंप, जैसे तुम्हारा सोडियम लैंप होता है ना। तो सोडियम लैंप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ही इमिट होती है, तो वहां हो सकता है वो वाले लैंप है। सोडियम लैंप, मरकरी लैंप लैब में यूज होते हैं। तो इसमें क्या है, सेम पावर एंड हैविंग द सेम कलर, बट हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरे का बताओ। थर्ड थर्ड ऑप्शन। थर्ड होगा। बिल्कुल, प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, थर्ड। इसमें फर्स्ट। Two light sources are said to be coherent if they are obtained from two independent point sources. A wide सोचो, YDSC का है वैसे, थोड़ा जो अच्छे से बताएंगे वो YDSC में आएगा ये, पर फिर भी तुम खुद सोचो कि तुम्हें कोहेरेंट सोर्स कैसे मिल सकता है। ये दो Two इंडिपेंडेंट ordinary bulbs emitted light of different wavelengths. Fourth वाला। ये तो कतई नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी बल्ब है, Sorry. ऑर्डिनरी second- बल्ब है ना। Ma'am, Ordinary single bulb point है। of source. हम्म, Single point source. यस, सिंगल पॉइंट सोर्स से मिल सकता है, वाइड सोर्स से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेज, अब टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स से भी नहीं मिलेगा। ये YDSC में एक्सप्लेन करते हैं, अभी इसको छोड़ दो, मैं उसमें समझाऊंगी। फोर्थ पे आ जाओ। All of the above. ठीक है, फिफ्थ ये बताओ। all of the above. हाँ, फिफ्थ बताओ। अच्छा, ये भी अभी रहता है, इसको भी छोड़ो अभी। Okay. इंटरफेरेंस बताओ। All of the above. मैम फर्स्ट। Transverse. लाइट कैसी Longitudinal. वेव है? Longitudinal. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। No, ma'am, electromagnetic होगा। Electromagnetic wave 90 degree. हाँ, मैंने जो एग्जाम्पल लेके समझाया वो कैसी वेव से समझाया? Electromagnetic waves मैंने जो समझाया only. अच्छा। लॉन्गिट्यूड। Transverse. कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहाँ है रोहित? रोहित क्लास में है? रोहित, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस बताओ जरा सबको। मैम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो रेयर फैक्शन और क्या कहते हैं कंप्रेशन रेयर फैक्शन होता है और सामने की तरफ वेव चलती है। और एग्जाम्पल दे दो। जैसे साउंड वेव वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल का, और ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव उस टाइप से जो क्या कहते हैं प्लेन में ऑस्किलेट करती हैं और मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं उसके प्लेन में परपेंडिकुलरली। ठीक है, बिल्कुल सही। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि अगर वेव की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे ना वो इसी डायरेक्शन के अलोंग करेंगे, या तो आगे या थोड़ा बैकवर्ड। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होगा, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में है तो जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो इसके परपेंडिकुलर। Y direction. हाँ, और EM वेव्स तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन दो प्रोपगेशन ऑफ वेव वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी EB, और डायरेक्शन ऑफ वेव एक्स मान लेते हैं। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इंटरफेरेंस तो इस सुपरपोजिशन तो सब में हो सकता है, Yes. और उसमें कंडीशंस है ओमेगा, बस वो तो सब में हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? 4, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड करो अब। मैम साउंड में कैसे हो सकता है इंटरफेरेंस? क्यों साउंड में क्यों नहीं हो सकता? मैकेनिकल वेव में तो सब में होगा, साउंड में बिल्कुल होगा। कभी ज्यादा सुनाई देगी कहीं पे साउंड, कभी कहीं, बिल्कुल होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। मैम फर्स्ट अलग अलग तो किसी का भी सही नहीं है। थर्ड आई और आई मिनिमम अभी निकलवाए हैं फॉर्मूले। थर्ड 4/1 एक सेकंड देखते हैं क्या फॉर्मूला है। √I1 प्लस √, √I2 मैम फर्स्ट प्लस ऑप्शन 2I1 I2 अरे यार मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा। नहीं इंटेंसिटी फर्स्ट नहीं है। I1 I2 I1 I1 plus I2 plus 2I √I1 हाँ I2 cos phi 1 phi। मैम आपने फिर से अंडर रूट लगा दिया। तो यही फॉर्मूला है ना। yes यस मैम। मिनिमम के लिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I2 होस्ट ये हो गया मिनिमम। तो अब हमें क्या दिया हुआ है रेशियो मैम आपकी वॉइस ब्रेक ऑफ हो रही है। इंटेंसिटी का रेशियो मैम आपकी I2 वॉइस से ब्रेक डिवाइड हो करनी रही है। पड़ेगी दो सारी को। मैं कह रही हूँ जो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दी हुई है वो 9:1 क्या दी हुई है I1/I2 दी हुई है। ठीक है तो अभी तो हमें I1/I2 बनाना कर दो सबको। तो कैसे आ जाएगा √I1/I2 प्लस I2 1। यहाँ पे भी मैम √I1/I2 थर्ड ऑप्शन 1। हाँ थर्ड ऑप्शन। इसका ये स्क्वायर रूट और इसका ये स्क्वायर रूट। तो ये 9 रूट के साथ है तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1। 4 यस मैम 4:1 हो जाएगा। मैम ये डायरेक्टली भी तो हो और सकता ये हो था। जाएगा 3 तो स्क्वायर भी अभी 3 + 1 4 4 16 और ये कितना है 3 - 1 2 2 2 4 तो 4 4 6 4:1 तो ऑप्शन सी। ठीक है चलो थर्ड करो। 1 इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड का निकाल दो। 1:5 मैम फोर्थ ऑप्शन मैम 1:5 होगा। फोर्थ ऑप्शन चलो फोर्थ। मैम फर्स्ट होगा। सिंपल ही तो है देर से। हाँ मैम आगे स्क्रीन करो। नहीं दिख रही। अब दिख गई। हम्म मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम इसका एक सेकंड। मैम इसका थर्ड होगा। मैम स्क्रीन थर्ड वाला हाँ, 16:1 अच्छा तो क्या आंसर जल्दी बताओ। फिफ्थ का फर्स्ट है भाई। अच्छा रुको मैंने गलत देख लिया आंसर। मैम थर्ड है। फिफ्थ का थर्ड है। ठीक है हाँ निकाल लोगे I max/I minimum करना है। सिक्स्थ बताओ।
तो ये मैक्सिमम मिनिमा है जो आज हमने पढ़ा था, बस उसी के क्वेश्चन है। फटाफट बताओ जल्दी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मैम थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन छठे का, सिक्स का भाई एकदम करेक्ट, बिल्कुल भाई बहुत सही आंसर। सिक्स का थर्ड 49:1 करेक्ट। सेवंथ बता दो जल्दी जल्दी। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। विच ऑफ द मैम एनर्जी। मैम एनर्जी तो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है ना। मैम स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ तो मतलब टोटल कंजर्व्ड है। आठवां बोलो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, फोर्थ ऑप्शन। दिस वन इज द करेक्ट, वेरी गुड। मैम मोमेंटम नहीं होगा। ऑप्शन। मैम उसका एनर्जी के मैम इसमें कैसे आया 8th वाले में? 8th वाले में क्या पूछा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो कैसे होगा, यही तो होगा। अभी तो निकाला था, ड्राइव ओके भी करा है। यस मैम, यस मैम। मैम कल से सेवेंथ भाई बताना एक बार। YDSC, तो कल सेवंथ कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव। अच्छा तुम बताओ कि जब लाइट वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं तो कौन सी चीज कम ज्यादा हो रही है? एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, है ना। पर हाँ, तो ये सब कंजर्व्ड क्या रहने वाला है? एनर्जी। मान लो ये लाइट सोर्स है, यहाँ से ये लाइट्स निकल रही है, तो मतलब लाइट इज एनर्जी, ये एनर्जी निकल रही है। अब ये तो नहीं है कि तुमने जब इंटरफेरेंस करा दिया तो दोनों में इंटरफेरेंस करके उन दोनों के मैक्सिमम से कुछ ज्यादा वैल्यू आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मोमेंटम क्यों नहीं हो तो सकता? एनर्जी कंजर्व रही। मोमेंटम, यहाँ पे अभी मोमेंटम का है ही नहीं ना, अभी हम मोमेंटम वाले में गए ही नहीं, तो मोमेंटम नहीं होगा अभी। मोमेंटम नहीं आएगा, सिर्फ एनर्जी ही आएगा। ओके मैम। मोमेंटम वाली चीजें फोटो मैम इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगी, अभी वहां नहीं। क्या कह रहे हो? मैम लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मोमेंटम कैरी करती है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वेव वो भी कंजर्व उसी, होगा। देखो सुनो, जो यंग्स ने ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना इंटरफेरेंस वगैरह, ये हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर के लिए, ठीक है। फोटो अब जब जो ईएम वेव्स वाला जो आएगा ना, वो पोलराइजेशन में आएगा, जहां पर हम लाइट को ईएम वेव की तरह देखेंगे। अभी जो लाइट चल रही है वो वेव को फॉलो कर रही है, वेव की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हमने इंटरफेरेंस जो प्रूफ, जो फिनोमिना प्रूफ हो रहा है ना इंटरफेरेंस वाला, वो किस फिनोमिना से हो रहा है ये तो देखो। इंटरफेरेंस जो प्रूफ करा है वो किस फिनोमिना से किया है? लाइट को वेव नेचर मान के। अगर ईएम वेव वाला नेचर मानोगे तो हो सकता है कि ना प्रूफ कर पाओ इंटरफेरेंस का फिनोमिना, है ना। तो यही है कि जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना प्रूफ हुआ है वो वेव नेचर से हुआ है, और वेव नेचर में एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसलिए यहाँ पर ईएम वेव, अगर तुम लाइट को ईएम वेव लेके चलते इंटरफेरेंस में, तब तुम कहते कि मैडम मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं किया। अभी तो तुम लाइट को मान के नहीं चल रहे, वेव है। हाँ मैम एम्पलीट्यूड भी तो मैक्सिमम और मिनिमम ही रहेगा, तो वो भी कंजर्व रह सकता है, इससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। हाँ, बट इसमें जो बिल्कुल ऑल करेक्ट है वो एनर्जी ही जाएगी, ऑल करेक्ट इज एनर्जी।
मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, और इसलिए इस एनर्जी इज द मेजर करेक्ट वन, तो इसलिए एनर्जी रहेगी। मोमेंटम क्यों नहीं रहना चाहिए, ये एक सवाल था जो अच्छा सवाल था कि मोमेंटम क्यों नहीं। मोमेंटम वेव्स में जब ईएम वेव हो तब कंजर्व करा सकते हो, है ना। अभी तो हम वेव को जस्ट नॉर्मल नेचर लेके चल रहे हैं, अगर ईएम वेव लेके चलोगे तो बिल्कुल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम होमवर्क, कल 12 क्वेश्चन दिए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, फिर से आज 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ओके मैम, Okay, थैंक यू ma'am. मैम, गुड इवनिंग मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.